हेलो स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। और इसमें हमने एमिनो सेंटेंसेस पहला टॉपिक वो खत्म किया, उसके बाद गर्भ निरोधक विधियां और उसके बाद बंध्यता इनफर्टिलिटी। ये टॉपिक 3 हमारे इसमें फ्री हो गए। जरा एक बार रिवाइज कर लें हम लोग। गर्भ निरोधक विधियां हमारे पास ये एक टॉपिक था इस चैप्टर का पहला, एनसीईआरटी से आपने इनको पढ़ लिया होगा। गर्भ निरोधक विधियां पहला टॉपिक हमारा इसके अंदर ये था स्टूडेंट। और मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह। 6 गर्भ निरोधक विधियां हमने पढ़ी स्टूडेंट। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिन्हें कहा जाता है, प्राकृतिक विधि, हार्मोनल विधि, रासायनिक विधि, रोध विधि, शल्य क्रिया विधि स्टूडेंट, और उसके बाद आईयूडीएस। बोल दो डन, तैयार है स्टूडेंट। ये गर्भ निरोधक विधियां हमारे पास हो जाएगी 6 की 6। अगर इसके अंदर मैं आपसे कुछ भी एग्जांपल लेना चाहूं तो आप आराम से मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। गर्भ निरोधक विधियों में स्टूडेंट मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं तो आप बोलेंगे सर हाँ मैंने बोला जैसे मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 क्या है ये सर? ये एक कॉपर मुक्त आईयूडीएस है, हाँ या ना? अपने साथ साथ बोले ये क्या रोकने का काम करती है? निषेचन, निषेचन रोकने का काम करती है। ये स्टूडेंट शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को संदमित करती है। ये एक आईयूडीएस है। डन, ऐसा कुछ है ना? ये तैयार। अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट माला डी, तो माला डी क्या हो जाएगा सर? ये एक हार्मोनल विधि है। रिवीजन कर रहे हो ना मेरे साथ पूरा? ये एक हार्मोनल विधि है। आपने कहा डन, बिल्कुल। अगला है स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये हार्मोनल विधि है तो ये अंडोत्सर्ग रोकने का काम करती है। बिल्कुल। एक एग्जांपल के तौर पे मैं और लेता हूं वॉल्स। स्टूडेंट मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है सब वॉल्स। आपने कहा यस, बोले वॉल्स क्या है? वॉल्स एक रोध विधि है, बैरियर मेथड जिसे कहते हैं, निषेचन रोकने का काम करती है। मादा इसे मैथुन से पहले सर्विक्स वाले स्थान में लगा लेती है स्टूडेंट। जी हाँ, पूर्व मैथुन है। अगला मैंने आपसे कहा सहेली, तो आपने कहा सर ये गर्भ निरोधक गोली है, हार्मोनल विधि है जो है स्टूडेंट पूर्व मैथुन है, और ये नॉन स्टीरॉइड है, और ये एस्ट्रोजन के संवेदांगों को अवरुद्ध कर इम्प्लांटेशन रोकती है। डन, बिल्कुल बढ़िया, तैयार। और पूछा जाए स्टूडेंट अगर कोई हमसे इसमें और ज्यादा, तो मैंने बोला LNG-20, ये क्या है? गर्भ निरोधक विधियां चल रही है, लाइन्स आपको पता होना चाहिए। LNG-20 सर यह है एक LNG-20 का, यह एक आईयूडीएस है। कौन सी वाली? हार्मोन मुक्त आईयूडीएस है। मजा आ गया स्टूडेंट। यह इम्प्लांटेशन रोकती है। डन। और बात करते हैं स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा वेसेक्टोमी। यस स्टूडेंट, वेसेक्टोमी ये एक था सर, यह एक शल्य क्रिया विधि है, सर्जिकल मेथड है। और वेसेक्टोमी क्या रोकने का काम करती है स्टूडेंट? वेसेक्टोमी शुक्राणु के परिवहन को रोकती है और इसलिए निषेचन की घटना को रोकती है। मजा आ गया स्टूडेंट। डन, हाँ या ना? बताओ। मैंने कहा सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप सर यह एक रोध विधि है। बिल्कुल बढ़िया। और रोध विधि है बैरियर मेथड, यह भी पूर्व मैथुन है, यह निषेचन रोकती है। डन। मैंने आपसे कहा गर्भ निरोधक विधियों में स्टूडेंट और ज्यादा देखे अगर तो हमारे पास आएगा लैक्टेशनल एमिनोरोइया, लैक्टेशनल एमिनोरोइया स्टूडेंट, यह हमारे पास था। श्योर, जरा इधर सर यह एक प्राकृतिक विधि है। याद करिए ये अधिकतम 6 महीने तक होती है। दुग्ध काल में प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नहीं होने से दुग्ध काल में अंडोत्सर्ग रज चक्र नहीं होता। यह इस विधि में, यह विधि श्योर, ये हो गया, यह नेचुरल मेथड है स्टूडेंट। तो ये बहुत सारे पॉइंट तो ये, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई फीमेल ये चाहती है कि बच्चों के बीच में स्पेस हो, चिल्ड्रन बच्चों के बीच में अंतराल हो, तो कौन सी विधि? आईयूडीएस, हाँ या ना? यह स्टूडेंट तो हमने ही पढ़ा। उसके बाद हमारे पास अगला मेथड, अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट, तो अगला पॉइंट जो आएगा मेरे पास सेकंड, हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था बंध्यता इनफर्टिलिटी स्टूडेंट। इस चैप्टर में बंध्यता इनफर्टिलिटी, और इसमें मैंने आपको बताया एक होता है स्टूडेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, आप भी जान गए अब तो। आपने बोला सर क्या?
इन विट्रो का मतलब होता है मादा शरीर के बाहर प्रयोगशाला में, जी स्टूडेंट, मादा शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया होना। और यदि मादा शरीर के अंदर सामान्य परिस्थिति में ही फर्टिलाइजेशन हो तो इसे इन विवो फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाया जाता है। डन। अब स्टूडेंट इसमें मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए थे, जरा स्टार्ट। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये था। दूसरा वर्ड बोलूंगा स्टूडेंट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब, यस स्टूडेंट, बेबी प्रोग्राम, ये भी एक इसमें था स्टूडेंट। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या पढ़ा हमने, जरा रिवीजन कर लें आप लोग। उसके बाद थर्ड एक मैंने आपको पढ़ाया था गिफ्ट स्टूडेंट, यस, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये किस महिला को देना है स्टूडेंट, ये उसके अंदर दिया जाता है जिसके अंदर ये उस जो कि अंडोत्सर्ग, जिनके अंदर अंडे का उत्पादन नहीं हो पाता लेकिन निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण होता है, उन्हें यह मेथड दिया जाता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक था AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन, ये एक विधि थी स्टूडेंट। और ये कब होगा, ये कब विधि यूज की जाएगी, AI जब होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्टूडेंट। फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन, ये लीजिए स्टूडेंट। और कृत्रिम वीर्य सेचन में क्या होगा, जरा आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, ये स्टार्ट। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, कृत्रिम वीर्य सेचन में डबल स्टार, इसमें वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम हो तब ये विधि का उपयोग, या फिर जो है हस्बैंड वीर्य को मादा में इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा योनि में, तब इस विधि का उपयोग किया जाएगा। श्योर। मैंने आपको इसमें भ्रूण स्थानांतरण, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी पढ़ाया था स्टूडेंट, भ्रूण का स्थानांतरण, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये। और एम्ब्रियो ट्रांसफर हमने पढ़ा था दो प्रकार का होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। एक होता है जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और ये कब होगा, जब भ्रूण स्टूडेंट 8 ब्लास्टोमियर तक है तब जिफ्ट किया जाता है, फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। फिर मैंने आपको IUT पढ़ाया, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, बोल दे डन। और ये तब होगा जब 8 से अधिक का ब्लास्टोमियर हो स्टूडेंट, का भ्रूण हो, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का भ्रूण हो तब IUT की गया, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। डन कर स्टूडेंट। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद बात करूंगा स्टूडेंट, एक था ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये है ICSI स्टूडेंट, ये एक हो गया। ये विधि यूज की जाएगी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये सब। तो हमने बंध्यता में सारे टॉपिक पढ़े। डन। तो इस चैप्टर में दोनों टॉपिक खत्म, गर्भ निरोधक विधियां और बंध्यता। अब चैप्टर में दो टॉपिक और हैं, यौन संचरित रोग एक, और एक MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं MTP स्टूडेंट, क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा सगर्भता का चिकित्सीय समापन, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, NCERT का टॉपिक है। कुछ बातें करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, ध्यान से। वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक या स्टूडेंट जानबूझकर या ऐच्छिक या स्वैच्छिक रूप से गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को मार देना, हटा देना, वो कहलाता है MTP। सामान्य भाषा में हॉस्पिटल में या हम लोग आपस में बात करते हैं तो वो होता है एबॉर्शन, गर्भपात, इसी को कहते हैं कि साहब एबॉर्शन करवा दिया। क्या होता है MTP, स्वेच्छा से जानबूझकर पता चलने के बाद भी भ्रूण को हटा दिया गया, वो है MTP। जी हाँ स्टूडेंट, यह भ्रूण को हटा देना, मार देना उसकी गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही, वो कहलाता है एबॉर्शन, गर्भपात, MTP, चिकित्सीय समापन स्टूडेंट। डॉक्टर के कहने पर स्टूडेंट, डॉक्टर द्वारा किया गया प्रोसीजर। तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय समापन MTP कहते हैं। इसे एबॉर्शन, प्रेरित गर्भपात, एबॉर्शन स्टूडेंट, या ये भी नाम दिया जाता है एबॉर्शन। डन। स्टूडेंट वर्ल्ड में हर साल 45 से 50 मिलियन MTP होते हैं स्टूडेंट, ये लीजिए इंपॉर्टेंट, या 45 से 50 मिलियन MTP वर्ल्ड हर साल ये किए जाएंगे स्टूडेंट। श्योर। ये देखिए आप एक पॉइंट। अगला स्टूडेंट बात करूंगा, ये भारत में MTP की लिए लीगलाइज इसको कब किया गया, 1971 में स्टूडेंट, 1971 में भारत में MTP को लीगलाइज किया गया। अब ये होता क्या है MTP, क्यों जरूरत है, क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं।
ध्यान से सुनना स्टूडेंट, एमटीपी क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? भ्रूण परिवर्तित हो रहा है माता के गर्भाशय में, डन। परिवर्तित भ्रूण के अंदर स्टूडेंट पैदा होने के बाद भ्रूण में कई जन्मजात रोग दिखे, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम। ऐसे भ्रूण में जीवन नहीं हो पाता है, बच्चा पैदा होने के बाद भी मर जाएगा स्टूडेंट, या दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोला जाता? यही बोला जाता कि अगर इसका पहले से पता चल जाता कि बच्चा ऐसा बन रहा है अंदर, तो इसका परिवर्तन ही नहीं करते। 9 महीने भ्रूण को काहे को माता के गर्भाशय में परिवर्तित करते, उसको पहले ही हटा देते, क्योंकि उसको बाद में पैदा होने के बाद भी कुछ समय बाद मरना है। इस पर साइंस ने काम किया और तब साइंस ने ऐसे भ्रूण जिनमें जन्मजात विकार आते हैं, अनुवांशिक विकार के भ्रूण जो बाद में पैदा होने के बाद भी कुछ समय बाद मर जाते हैं, तो उनके लिए एक विधि निकाली। वरना भ्रूण को मारने के लिए साइंस विधि क्यों निकालेगी? यह कारण है आज। भ्रूण में कोई विकार है, बच्चे में कोई विकार पैदा हो रहा है, पैदा होने के बाद वो विकार दिखे और बच्चा बाद में मर जाए, इसके लिए पहले ही उसके विकार का पता चल जाए, इसके लिए एमिनोसेंटेसिस विधि भी लाए थे। और कई विधियों से भ्रूण के विकार का पता चल गया, और जब पता चल गया तो फिर अब उस भ्रूण को हटा दिया जाता है माता पिता की स्वीकृति से, और इस प्रक्रिया को एमटीपी कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। तो एमटीपी का मेन कारण है भ्रूण में विकार, जिसके लिए इस विधि को जब लाया गया, और 1971 में इसको कानूनी वैध किया गया भारत में। एमटीपी का दूसरा कारण बता, तो एमटीपी क्यों करते हैं साहब? पहला कारण तो यह था कि भ्रूण में, यार आप सोचो, भ्रूण को मारने के लिए विधि निकाली है साइंस ने, चिकित्सा विधि, तो कुछ तो कारण होगा। यह कारण था कि भ्रूण में विकार होते थे, ऐसा बच्चा पूरा परिवर्तित 9 महीने परिवर्तित हो गया, उसके बाद वो बाद में पैदा होने के बाद मर रहा है, तो इसके बजाय उस बच्चे को परिवर्तित ही मत होने दो। एक दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, दंपत्ति बच्चा नहीं चाहते, उन्होंने गर्भ निरोधक विधि काम में ली, असुरक्षित यौन संबंध करा, वीर्य चला गया, निषेचन हो गया। अब स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1, 1.5, 2 महीने बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में पता चला प्रेगनेंसी है, लेकिन दंपत्ति बच्चा नहीं चाहते, तो फिर अब उन्हें क्या आपातकालीन गर्भ निरोधक विधियां देंगे? नहीं, वो तो 72 घंटे के भीतर भीतर काम में लेते हैं मैथुन के। अब तो 1.5 महीना हो गया, तो फिर उन्हें एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। ये लीजिए, एमटीपी का रीजन ये कि दंपत्ति बच्चा नहीं चाहता कपल, और बच्चा है। 2, तीसरा कारण वही एक और बताया था मैंने आपको, रेप, बलात्कार। अब बलात्कार के केस में स्टूडेंट ये है कि अगर बलात्कार के बाद 72 घंटे के भीतर भीतर गए तब तो आपातकालीन विधि, पर अगर बलात्कार के बाद, जैसे समाज में बताया नहीं जाता कि बलात्कार हुआ लड़की का, छुपा लिया जाता है, और ऐसी स्थिति में उसकी गर्भावस्था हो गई, तो बलात्कार की वजह से जो गर्भावस्था हुई उस बच्चे को तो रखना नहीं है, तो फिर एमटीपी आई। तो एमटीपी का कहां पर है? एबॉर्शन क्यों कराया जाए, जानबूझ करके बच्चे को क्यों मारा जाए? उसके 2-3 कारण, या तो बच्चे में विकार हो, या बलात्कार की वजह से वो बच्चा आया हो, या फिर स्टूडेंट दंपत्ति नहीं चाहते पर असुरक्षित यौन संबंध हो गया और उसकी वजह से वो बच्चा आया हो, या फिर स्टूडेंट बार बार गर्भावस्था के कारण माता का शरीर इतना कमजोर है और फिर वापस गर्भावस्था हो गई हो, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपका गर्भाशय उस बच्चे को रखने लायक नहीं है, डेथ हो सकती है, आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो फिर उस बच्चे को हटाया जाए। ये 4-5 कारण है जिनसे एमटीपी आई। 1971 में इसको मान्यता, 45 से 50 मिलियन एमटीपी भारतवर्ष में होती। डन। सुन रहे हैं आप मेरी बात? बहुत जोरदार बात है। अब एक बात आती है एमटीपी कब करें, तो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर यानी शुरू के 3 महीने के एमटीपी सेफ होती है, सुरक्षित। सेकंड ट्रिमेस्टर एमटीपी यानी चौथे, 5वें, 6ठे महीने की एमटीपी रिस्की होती बहुत, जिसमें कि माता के लिए बहुत रिस्क है। हाँ या ना? अब एमटीपी का मिसयूज क्या हुआ? एमटीपी का मतलब बंद क्यों हुआ? उसने क्या एमटीपी बंद क्यों करने पड़ रही है? एमटीपी का बड़ा मिसयूज क्यों हुआ? मैं बताता हूं स्टूडेंट। लिंग निर्धारण के द्वारा पता चल गया कि भ्रूण लड़की है, ऐसी स्थिति में अबॉर्शन कर दिया जाता था। जी हाँ, इसलिए इसको कानूनी वैध किया गया। हर डॉक्टर अब एमटीपी ऐसे नहीं कि जब चाहे जब डॉक्टर कर दे, नहीं, कानून ने वैध करने का ही मतलब क्या रहा? ये रहा क्योंकि एमटी की द्वारा कई लड़की भ्रूण को मार दिया जाता था स्टूडेंट। डन। गर्ल फीटस को
मार देते थे एमटीबी दवा। तो आइए एमटीबी में बात करें। पहला स्टार, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को चिकित्सा से एमटीपी कहते हैं, डन। दूसरा, संसार में लगभग इतनी एमटीपी होती है, डन। तीसरा, भारत में 1971 में एमटीबी को कानूनी स्वीकृति मिली। अब अगला, एमटीबी गर्भकाल के प्रथम ट्रिमेस्टर अर्थात 12 सप्ताह तक काफी सुरक्षित होती है, डबल स्टार, डन। एमटीपी सेकंड ट्रिमेस्टर में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण व घातक होता है, डन, श्योर। अगला देखिए स्टूडेंट, भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात की घटनाओं को कम करने और मृत्यु दर और विकृति की घटनाओं को कम करने के इरादे से सगर्भता का चिकित्सा समापन अधिनियम 2017 अधिनियम बनाया गया स्टूडेंट। जी हाँ, और इसमें एक बात बताई गई है एमटीपी के लिए। इसमें स्टूडेंट डॉक्टर भी क्या करते थे कि एमटीपी जब गए तो इसमें बताया गया कि पहले ट्रिमेस्टर यानी प्रथम 3 सप्ताह में अगर कोई एमटीपी करना है तो रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा उसमें लिखा हुआ हो, उसका स्वीकृति जरूरी है। और अगर सेकंड ट्रिमेस्टर एमटीपी तो एक नहीं 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर चाहिए होंगे, उनकी स्वीकृति चाहिए होगी तब जाके। पहले जनरली डॉक्टर कोई स्वीकृति के बिना ही कर देते या एक ही डॉक्टर अपनी इच्छा कर, लेकिन अब अगर सेकंड ट्रिमेस्टर एमटीपी कर रहे हैं तो फिर 12 से 24 सप्ताह के बीच एमटीपी हो रही तो 2 डॉक्टर की स्वीकृति चाहिए, और 12 से पहले तो 1 डॉक्टर की स्वीकृति। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में अधिनियम आया है। इस अधिनियम के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक रजिस्टर्ड डॉक्टर की राय से गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों के भीतर कुछ निश्चित आधार पर एमटीपी की जा सकती है, पहले 12 हफ्तों में। और अगर 12 से 24 हफ्तों के बीच है तो 2 पंजीकृत चिकित्सक चाहिए। अगर गर्भावस्था 12 हफ्तों से अधिक है लेकिन 24 हफ्तों से कम है तो इस अवस्था में चिकित्सा समापन के लिए निम्नलिखित 2 पंजीकृत चिकित्सकों की एक राय होना आवश्यक है। एक डॉक्टर नहीं, आप 2 डॉक्टर उसमें साइन करेंगे रजिस्टर्ड। यह है एमटीपी और इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन मेरा ये फिर आ सकता है, वाई एमटीपी? तो एमटीपी का गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन में जोखिम के बचाने के लिए, इसलिए यह हो शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित या गंभीर विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावना खतरा हो, यह सब बचाने के लिए एमटीपी। बलात्कार की वजह से जो एमटीपी स्टूडेंट तो ये पॉइंट्स है। वाई एमटीपी का जवाब, बलात्कार के कारण जो बच्चा पैदा हो रहा हो, असुरक्षित यौन संबंध से हो रहा हो, गर्भावस्था की निरंतरता या शारीरिक कमजोरी के कारण माता के शरीर को बड़ा कष्ट हो तो उस समय एमटीपी करनी चाहिए। एक और सबसे ज्यादा जरूरी, आनुवंशिक विकार या बच्चे में कोई जन्मजात विकार मिल रहा हो तो एमटीपी। तो एमटीपी, एबॉर्शन, गर्भपात, डन। इंपॉर्टेंट लाइन, 1971 में भारत में एमटीपी को कानूनी वैध, 45 से 50 मिलियन एमटीपी। पहले ट्रिमेस्टर के एमटीपी सेफ होती है, सेकंड ट्रिमेस्टर यानी दूसरे तिमाही के एमटीपी रिस्की होती है, डन। तो हमने आपको एक एमटीपी टॉपिक पढ़ाया स्टूडेंट, यहां तक अभी तक क्लियर, ठीक है स्टूडेंट। अब एक लास्ट टॉपिक बचा, यौन संचरित रोग। पहले बताओ यहां तक तैयार, ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को भी ले लेते हैं स्टूडेंट, यौन संचरित रोग, एसटीडीएस। आजकल इसको एसटीआई कहते हैं, यौन संचरित संक्रमण। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहा हूं, यौन संचरित संक्रमण, एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, एसटीआई। ये ऐसे रोग या ऐसे संक्रमण जो संक्रमित व्यक्ति के द्वारा मैथुन करने पर आदान प्रदान होता हो जिनका, उन्हें कहते हैं एसटीआई। जी हां, ऐसे नहीं है ये रोग संक्रमित व्यक्ति को छूने से आते हो, उससे बात करने से आते हो, उसकी कोई चीज काम में लेने पर नहीं, केवल उस संक्रमित व्यक्ति के साथ मैथुन की घटना, सेक्स करने पर ही आदान प्रदान होता हो, उन्हें कहते हैं एसटीआई, यौन संचरित रोग। जी हां, इन्हें जनन मार्ग रोग, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन भी कहते हैं, इन्हें वेनेरल डिजीज भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होता हो उन्हें कहते हैं एसटीआई, यौन संचरित संक्रमण या वेनेरियल डिजीज स्टूडेंट, वेनेरियल डिजीज, यस स्टूडेंट, या आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन
ये स्टूडेंट इनका नाम हो गया आरटीआई, जनन मार्ग संक्रमण, ये इनका नाम है। एक बार और बोलना चाहूंगा, ऐसे रोग जो मैथुन की प्रक्रिया द्वारा संक्रमित व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में जाते हैं, केवल उसके साथ मैथुन करने पर ही स्टूडेंट, उन्हें आरटीआई नाम से बोलते हैं, उन्हें एसटीआई बोलते हैं, यौन संचरित संक्रमण। पहला क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से रोग यौन संचरित है? एनसीईआरटी का टॉपिक है, हर साल आता है स्टूडेंट इस पे क्वेश्चन, हर साल इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन से यौन संचरित रोग है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक, पहला गोनेरोइया, गोनेरोइया, सिफिलिस, दूसरा, जी हाँ स्टूडेंट, एड्स पॉपुलर नेम है, तीसरा एचआईवी की वजह से जो होता है स्टूडेंट, हेपेटाइटिस बी, चौथा अगला डिजीज स्टूडेंट जेनिटल हर्पिस, पांचवा जेनिटल वॉर्ड्स, अगला छठा, और स्टूडेंट उसके बाद क्लेमाइडियासिस और ट्राइकोमोनियासिस। कुल 8 डिजीज मैंने आपको, 8 रोग ऐसे बताएं जो यौन संचरित रोग के नाम से बुलाए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, एक बार इनके उदाहरण लेते हैं। पहले नाम गोनेरोइया, हिंदी में सुजाक बुलाया जाता है, सिफिलिस, दूसरा जेनिटल हर्पिस, इसको जननिक परिसर्प बुलाया जाता है, जेनिटल लैंगिक मत्स्य बुलाया जाता है, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, यकृत शोथ बी, और एड्स नाम से बुलाए जाते हैं। रिवीजन करो मेरे साथ। कौन, पहला क्वेश्चन ही नीट का यही आएगा स्टूडेंट, कौन निम्न में से कौन लैंगिक संचरित रोग है या नहीं है, यौन संचरित रोग है या नहीं है? तो स्टार्ट करेंगे। गोनेरोइया डन है, अगला सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वॉर्ड्स, जेनिटल हर्पिस, लैंगिक मत्स्य, जननिक परिसर्प, सुजाक, सिफिलिस, क्लैमाइडोमोनास, ट्राइकोमोनियासिस, यकृत शोथ बी। डन। यह स्टूडेंट मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा कि एचआईवी काफी खतरनाक होता है, एड्स जिसे बोलते हैं एड्स स्टूडेंट। एक और बात इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं कि ये सभी रोग जो है यौन संचरित रोग है स्टूडेंट, जो कि मैथुन प्रक्रिया द्वारा ही फैलेंगे स्टूडेंट, यानी गोनेरोइया का मैं आपको कहना ही चाहूंगा। अब मेरी बात को सुनना आप, इनमें से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, एड्स और हेपेटाइटिस बी ये दोनों मैथुन के अलावा, सेक्स के अलावा स्टूडेंट और भी तरीके से जाते हैं संक्रमित व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में। कैसे? रक्त आदान प्रदान से जाते हैं ये दोनों। जी हाँ, ये संक्रमित माता से उसके भ्रूण में प्लेसेंटा से भी हो जाते हैं। जी हाँ, ये संक्रमित निडल काम में लेने पे भी जाते हैं। मैथुन के अलावा, लैंगिक संपर्क के अलावा ये दोनों स्टूडेंट, कौन कौन से? हेपेटाइटिस बी और एड्स स्टूडेंट, ये दोनों स्टूडेंट लैंगिक संपर्क के अलावा रक्त आदान प्रदान माता से भ्रूण में या संक्रमित निडल काम में लेने पर भी जाते हैं। जी, मैं एक उदाहरण देता हूं, एक बात बताता हूं। एक व्यक्ति को गोनेरोइया है, श्योर गोनेरोइया है, उस व्यक्ति का रक्त सामान्य व्यक्ति को चढ़ा दिया गया तो क्या उसको गोनेरोइया हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि गोनेरोइया केवल मैथुन से ही फैलता है। पर एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है, उसका रक्त किसी सामान्य व्यक्ति को चढ़ा दिया तो हेपेटाइटिस बी होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और एड्स ये दोनों लैंगिक संपर्क के अलावा रक्त आदान प्रदान भ्रूण में भी, माता से भ्रूण में, और सीरीज यानी निडल सुइयां, संक्रमित सुइयां काम में लेने में भी आते हैं। डन। इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट, सभी एसटीडीएस में एचआईवी का संक्रमण काफी खतरनाक होता है। डन। और एड्स तथा हेपेटाइटिस बी रक्त आदान प्रदान, संक्रमित सुई और गर्भस्थ माता से शिशु में संचारित हो सकते हैं। डबल स्टार स्टूडेंट, लैंगिक संपर्क के अलावा। क्लियर? एक और बात बताता हूं आपको स्टूडेंट, एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पिस, ये तीनों को छोड़कर बाकी यौन संचरित रोग अगर प्रारंभिक अवस्था में पता लग जाए तो ठीक हो सकते हैं, पर ये तीनों नहीं। यानी अगर मैं आपसे कहूं समस्त लैंगिक संचरित रोग पूर्णतया निदान योग्य है तो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पिस ये तीनों नहीं हैं योग्य स्टूडेंट, निदान योग्य। दोबारा, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस को छोड़कर सभी एसटीडीएस पूर्ण रूप से उपचार योग्य है। इंपॉर्टेंट लाइन, समस्त एसटीडीएस
पूर्ण रूप से उपचार योग्य है। कथन बताओ गलत। निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग पूर्ण रूप से उपचार योग्य नहीं है? तो इनमें से 3, जेनिटल हर्पेस, एड्स और हेपेटाइटिस बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आने वाली लाइन है स्टूडेंट। ये क्लियर? यौन संचरित रोग में प्रारंभिक लक्षण क्या आते हैं स्टूडेंट? मैं आपको बताता हूं। यौन संचरित रोग का प्रारंभिक लक्षण होता है स्टूडेंट, जननांगों में स्टूडेंट सूजन आना, दर्द होना, लाल हो जाना, खुजली होना और फिर तरल का भी स्त्राव होने लग जाता है। ये प्रारंभिक लक्षण है, पर ये बाकी रोगों से भी मैच करते हैं, इसलिए जनरली इग्नोर कर देते हैं लोग। जी हाँ, और एक और बात है, यौन संचरित रोग में जनरली डॉक्टर को दिखाने में भी समाज में ऐसी शर्म होती है महसूस, इसलिए रोग अंदर बढ़ता जाता है। पहले जननांगों में सूजन आएगी, छाले पड़ जाएंगे उनके ऊपर, लाल हो जाएंगे, वो दर्द रहेगा, बहुत खुजली होगी, तरल स्रावित होगा। और जब ये ऐसा किया कि उसका पूरा उपचार नहीं कराया प्रारंभिक लक्षणों के दौरान, तो ऐसी स्थिति में ये रोग अंदर बढ़ते जाएंगे और अब इनके आएंगे स्टूडेंट जटिल लक्षण, जी कॉम्प्लिकेटरी। और वो क्या होंगे? जैसे मैं आपको बताऊं, जनन मार्ग में कैंसर हो जाना, जी हाँ, बंध्यता हो जाना, ये इसके जटिल लक्षण है। लास्ट के स्टूडेंट, बंध्यता हो जाएगी, जी हाँ, शुक्राणु की संख्या बिल्कुल खत्म हो जाती है वीर्य के अंदर, तो बंध्यता हो जाना, कैंसर हो जाना जनन मार्ग के अंदर। अगर प्रेग्नेंट है वो लेडी तो गर्भपात हो जाएगा, एबॉर्शन, जी हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ाई थी मैंने आपको, वो हो जाएगी स्टूडेंट इसमें। समझ रहे हैं आप? ये इसके अंदर, तो इसमें एक और इसमें लक्षण और आता है स्टूडेंट, पीआईडी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर। पेल्विक रीजन में जो है स्टूडेंट ये, इसमें पूरे में सूजन रहना और अंदर पूरे जननांग जितने भी अंग उन पर प्रभाव पड़ना। तो यौन संचरित रोगों के प्रारंभिक लक्षण, पहले तो बाह्य जनन अंगों में सूजन आना, दर्द, खुजली होना, तरल स्रावित होना। ये लीजिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको बोले, लेकिन इन पे ध्यान नहीं दिया गया, तो फिर अब जटिल लक्षण आएंगे। जनन मार्ग में कैंसर होना, बंध्यता होना, गर्भपात होना, पीआईडी पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, श्रोणी शोथ रोग ये होना, मृत शिशु जन्म, जी हाँ स्टूडेंट, बच्चा अंदर मर जाएगा। ये इसमें बच्चा जो होगा, गर्भस्थ महिला तो मर जाए, बच्चा अंदर मर जाएगा, फिर मरे हुए बच्चे का जन्म होगा और अस्थायी गर्भता यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये इसके जटिल लक्षण है। कैंसर हो जाना जनन मार्ग में, बंध्यता हो जाना है स्टूडेंट, पीआईडी होना, जी हाँ, मृत शिशु जन्म होना, स्टिलबर्थ जिसे कहते हैं, या स्टूडेंट एबॉर्शन। ये तो ये इससे रिलेटेड बात। यौन संचरित रोग से बचे कैसे, आखिर बचाव क्या रखें इसका, मैं बताता हूं आपको स्टूडेंट, बचे कैसे इस बीमारी से। ये यौन संचरित रोग मैथुन करने पर ही आता है, तो हो सके तो ये तो मल्टीपल पार्टनर यानी बहुत सारे लोगों के साथ मैथुन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा बात है। अगर मैथुन कर रहे हैं तो कॉन्डोम का यूज होना चाहिए। कॉन्डोम मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, गर्भ निरोधक विधि में एसटीआई रोकता है, यौन संचरित रोग रोकता है, तो कॉन्डोम का उपयोग होना चाहिए स्टूडेंट। बीमारी अगर हो गई है या लक्षण भी दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। ये सब इसके, तो देखिएगा स्टूडेंट, ये इसके बचाव के उपाय, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं रखें, क्योंकि यही है, ये बीमारी होगी तब जब यौन संपर्क के किसी को गोनेरो या तो उससे बात करने, हाथ मिलाने या उसकी चीज छूने थोड़ी उसके साथ यौन संपर्क में होगा, तो यौन संपर्क नहीं रखें बहुत सारे व्यक्तियों के साथ। एक या फिर स्टूडेंट कॉन्डोम का भी यूज करें, मैथुन के समय सदैव कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, ये हो गया। दूसरा, आशंका है तो तुरंत प्रारंभिक जांच के लिए डॉक्टर से मिले स्टूडेंट, रोग का पता चलने पर इलाज कराए, यह एक और पॉइंट। डन, मेरी बात समझ में आई आपको मैं जो बोल रहा हूं? ये तो यौन संचरित रोग ये भी लिया है स्टूडेंट हमने। तो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर हमने स्टूडेंट गर्भ निरोधक विधि ये पढ़ा दिया, बिल्कुल पढ़ा दिया साहब, गर्भ निरोधक विधियां, डन, ये हो गया इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। बंध्यता पढ़ा दिया साहब, पढ़ा दिया। गर्भपात एबॉर्शन जी पढ़ा दिया साहब, इसको एमटीपी भी बोलते हैं, बिल्कुल। यौन संचरित रोग एसटीडीएस पढ़ा दिया साहब, यौन संचरित रोग बिल्कुल जोरदार, एसटीआई बोलते हैं जिसको, पढ़ा दिया। मजा आ गया स्टूडेंट, जोरदार, हाँ या ना? तो आज हमारे पास इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। यौन संचरित रोग कौन कौन से? गोनोरिया, सुजाक, सिफिलिस, लैंगिक मस्तिष्क, जनिक परिसार, हेपेटाइटिस बी, एड्स, हाँ या ना?
ट्राइकोमोनियासिस, क्लैमाइडियासिस, ये सब यौन संचरित रोग है स्टूडेंट। इसमें से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनेटल हर्पिस को छोड़कर सभी एसटीआई पूर्ण रूप से उपचार योग्य हैं। ठीक, यह स्टूडेंट, तो हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े और ये टॉपिक, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये हमारे पास तैयार हुआ। भारत वो प्रथम देश जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में स्टार्ट किया। एमटीपी को 1971 में भारत में कानूनी वैधता मिली। डन। तो चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। मैं इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको करा देता हूं। ये चैप्टर फिनिश, एनसीईआरटी से रीडिंग कर लो अब आप। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं आपको। जरा देखिए फटाफट स्टार्ट। गर्भ निरोधक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, क्वेश्चन देखिए इनको, इनका सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके लगाइए, आंसर लगाइए इनका वीडियो पॉज करके। ठीक है भैया, जरा देखिएगा। आपने लगा लिया अपना आंसर, ये रहा, ये आपके सामने मॉड्यूल होगा, उसमें ही क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट आंसर। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में जो एमटीपी किया जाता है वो बाहर होता है, बिल्कुल सही बात है ये। जब तक माँ अपने शिशु को 2 वर्ष तक स्तनपान नहीं, स्टूडेंट ये विधि केवल 6 महीने तक थी अधिकतर। कथन गलत हो गया। कॉपर टी आईयूडीएस सफल गर्भ निरोधक होती है, सही बात है। संभोग के बाद गर्भ निरोधक गोली को 1 सप्ताह तक सेवन करने से, नहीं 1 सप्ताह नहीं स्टूडेंट, 1 सप्ताह नहीं 21 दिन तक गोलियां ली जाती है, तो गलत हो जाएगा ये। यस स्टूडेंट, ये 2 गलत हो गए। ये तो आंसर सही ए और सी, 2 ऑप्शन सही है। पहला आंसर स्टूडेंट ए और सी सही। अगर वो बोलता कौन से 2 असत्य कथन है तो बी और डी, तब आंसर बी और डी जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फर्स्ट। मैच हो गया, डन। इसमें गलती 2 वर्ष की थी और इसमें 1 सप्ताह तक। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज का, फटाफट आंसर लगाओ इसका। चलिए अब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। इस दिए हुए स्टूडेंट, इधर दिए गई विधि, इधर कार्य प्रणाली। गोली, कॉन्डोम, वेसेक्टोमी, कॉपर टी। स्टूडेंट वेसेक्टोमी करने के बाद वीर्य में शुक्राणु नहीं रहेंगे। स्टूडेंट गोली जो होती है वो अंडोत्सर्ग रोकने का काम करती है, तो ए के साथ सी मैच हो रहा है, बिल्कुल सही है। कॉन्डोम जो होता है स्टूडेंट, कॉपर टी जो होती है वो कॉपर टी अंतरोपण को ना होने देना, ये भी एक मान सकते हैं इसके साथ। वेसेक्टोमी के साथ है वीर्य में शुक्राणु, सी के साथ डी आ जाएगा स्टूडेंट। श्योर, कॉन्डोम शुक्राणु को गर्भाशय ग्रीवा में पहुंचने से रोकेगा, बी के साथ ए आ जाएगा। तो ए के साथ सी, बी के साथ ए, सी के साथ डी और डी के साथ बी। यस स्टूडेंट, यही बैठ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा थर्ड। जोरदार, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट, इसका आंसर थर्ड गया, क्योंकि गोली अंडोत्सर्ग रोकने का काम करती है और कॉन्डोम शुक्राणु को सर्विक्स में जाने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक चीज है जिसे निषेचन की विधि में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट करो स्टूडेंट आंसर। चलिए वीडियो पॉज कर लिया था, आंसर लगा लिया, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। जरा देखिए स्टूडेंट, आपको याद है जाइगोट या 8 ब्लास्टोमेयर तक फैलोपियन नलिका में जाता है, युग्मनज या 8 ब्लास्टोमेयर तक फैलोपियन नलिका में। तो स्टूडेंट केवल जाइगोट नहीं, 8 तक। भ्रूण जो 8 कोशिका ये भी जाएगा, युग्मनज तथा 8 कोशिका अवस्था तक। जी हाँ स्टूडेंट, ये रहा 32 कोशिका तक तो गर्भाशय में जाता है, गर्भाशय में। श्योर, ये हो गया स्टूडेंट, ये इसका, तो इसका आंसर जाएगा स्टूडेंट थर्ड। ये हमारे पास आ गया। अगला जाएंगे क्वेश्चन, एमिनोसेंटेसिस। याद करिए स्टूडेंट, बच्चे में भ्रूण में गुणसूत्रीय आप सामान्यता को पता लगाने के लिए एमिनोसेंटेसिस विधि काम में ली गई थी। तो एमिनोसेंटेसिस का किस लिए उपयोग किया जाता है? यस, अनुवांशिक अपसामान्यता का पता लगाने के लिए। बिल्कुल सही है, यही। बच्चे का लिंग नहीं, कृत्रिम वीर्यसेचन नहीं, भ्रूण को सैरोगेट मां में गर्भाशय विस्तारित करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फर्स्ट, एमिनोसेंटेसिस। क्या आप प्रीवियस ईयर्स की एक्सरसाइज पहले ही कर लें, अपनी कर चुके होंगे, उसके बाद इस वीडियो को देख लें पूरे। मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आपको, ताकि लगे कि कैसा पढ़ाया, याद हुआ नहीं हुआ, आपसे क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। चलिए, आपके करे हुए सारे क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर्स की एक्सरसाइज पूरी कर लो, फिर इस वीडियो में सॉल्यूशन देख लो। आगे बढ़ो स्टूडेंट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूडीएस से मुक्त होने वाले कॉपर का कार्य। आंसर फटाफट लगा लिया होगा आपने, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। आईयूडीएस में स्टूडेंट जो कॉपर निकलता है वो शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को संदमित कर देता है। अंडोत्सर्ग को रोकना नहीं, गर्भाशय को निषेचन योग्य बना नहीं, भक्षण बनाना नहीं, वो लीव्स लूप करता है।
याद करो, मैंने एक और पढ़ाया था आपको, लीव्स लूप, मैंने आपको बताया था नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, और शुक्राणु की यस ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ गया। बताइए यहां तक का, ये यहां तक के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन समझ में आया? ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम जरा इसके आगे का। इस समय भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक स्वीकार की जाने वाली विधि कौन सी है? जी स्टूडेंट, आईयूडीएस। आईयूडीएस को हमने बताया था, दो इंपॉर्टेंट लाइन थे, एक तो भारत में इस समय सर्वाधिक स्वीकार विधि, और एक बताया था बच्चों के बीच अंतराल के लिए कौन सी विधि काम में। तो आईयूडीएस इसका बेस्ट आंसर स्टूडेंट। डन। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा सब एमटीपी कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित है? बहुत सिंपल, ये सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए आराम से क्वेश्चन हो रहे होंगे आपसे। लगा लिया आंसर? जी हाँ, एमटीपी 12 सप्ताह तक सुरक्षित है, और 12 से 24 सप्ताह यानी सेकंड ट्रिमेस्टर में रिस्क की होती है। तो 12 सप्ताह तक स्टूडेंट आंसर गया सेकंड इस क्वेश्चन का। डन। अगला स्टूडेंट, गिफ्ट उन महिलाओं के लिए, आंसर बताइए। हमने गिफ्ट में कई बार ये बात बोली थी, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये उन महिलाओं को दिया जाता है जो अंडे का उत्पादन नहीं कर पाती, किंतु निषेचन और गर्भावस्था के लिए उपयुक्त वातावरण होता है जिनके पास, जिनकी गर्भाशय नाल शुक्राणु के पे नहीं, जो निषेचन योग्य नहीं है, नहीं निषेचन हो जाता है, जो अंडाणु का उत्पादन नहीं कर सकती, यस, जो गर्भाशय में गर्भधारण नहीं कर सकती, नहीं, निषेचन और गर्भधारण के लिए तो उपयुक्त वातावरण होता है। एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है पूरे की पूरा स्टूडेंट। या तो एआईपीएमटी 2011 का क्वेश्चन आंसर गया थर्ड। आपने भी यही लगाया होगा, तैयार है हमारा? श्योर। अगला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, परक नली शिशु के कार्यक्रम में निम्न में से एक तकनीक काम में जाती, फटाफट बताएं स्टूडेंट। परक नली शिशु में क्या किया जाता है? निषेचन तो बाहर परक नली में कराया जाता है, उसके बाद भ्रूण बनने पर उसको स्थानांतरित किया जाता है माता के शरीर में, यानी निषेचन तो परक नली में और परिवर्धन माता के शरीर में होता है। डन बोल, हाँ या ना? स्टार्ट। उसमें क्या गिफ्ट होगा? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर? नहीं, उसमें गिफ्ट होगा, यस ये हो सकता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि इसमें ये भ्रूण स्थानांतरण की एक विधि है, ये हो सकती है। आईसीएसआई? नहीं। आईयूआई इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन? नहीं, ये भी नहीं होगा। ये सब आपको पता है इनके मीनिंग। ये कृत्रिम वीर्य सेचन का एक प्रकार है। ये स्टूडेंट कब है? इसमें तो निषेचन बाहर परख वहां कराया जाता है जिसमें कि शुक्राणु को का कोशिका द्रव्य डालता है, नहीं। तो फैलोपियन नलिका में तो टेस्ट ट्यूब बेबी में तो ये होगा गिफ्ट स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड। इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट। कौन सा कथन मानव जन्म के बारे में सही है? एआईपीएमटी 2012 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। जरा देखें, सहेली नर के लिए नहीं मादा के लिए है। जी हाँ स्टूडेंट, गलत। गर्भ निरोधक गिलू है। नाभि रज्जु से प्राप्त कोशिका के द्वारा गुणसूत्रीय प्रारूप प्राप्त करने एमिनो सेंटेंस किया था, नहीं। एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, नाभि रज्जु थोड़ी, नहीं, बिल्कुल गलत। अंडोत्सर्ग स्तनपान से सुसाध्य हो जाता है, नहीं। प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन के मिश्रण से प्रभावी गर्भ निरोधक त्वचा के नीचे सुई, यस स्टूडेंट। इम्प्लांट त्वचा के नीचे लगाया जाता है जिसमें अकेला प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मिश्रण डाला जाता है। यही एक ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर गया फोर्थ स्टूडेंट। जोरदार। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एआईपीएमटी 2012 सॉल्यूशन देखें। कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बात चल रही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये लीजिए स्टूडेंट, से आपका क्या तात्पर्य है? तो वो बता रहा है, यस। क्या होता है ये स्टूडेंट? इसमें वीर्य को मादा की योनि और या गर्भाशय में कृत्रिम विधि से, कृत्रिम तरीकों से स्थानांतरित किया जाता है। तो देखें, स्वस्थ दाता के शुक्राणु को सीधे अंडाशय के भीतर नहीं, किसी स्वस्थ दाता के शुक्राणु को ऐसी परक नली में, सब परक नली में नहीं, मादा शरीर में स्थानांतरित करते हैं। शुक्राणु को ऐसी परक नली में स्थानांतरित, स्वस्थ दाता के शुक्राणु को कृत्रिम तरीके से सीधे ही मादा की योनि के अंदर डाल देते हैं, यस, कृत्रिम तरीके से मादा की योनि में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फोर्थ स्टूडेंट। यहां तक का डन स्टूडेंट। यहां तक के क्वेश्चन अभी तक हमारे तैयार हो गए प्रीवियस ईयर्स का। ये एआईपीएमटी 2013 का था। हो गए स्टूडेंट्स यहां तक तो तैयार? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आगे का भी देख ले क्वेश्चंस जरा। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूबैक्टोमी विधि है जिसमें ट्यूबैक्टोमी, यस, ट्यूबैक्टोमी फैलोपियन नलिका को काट देते हैं या बांध दिया जाता है स्टूडेंट। फैलोपियन नलिका का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है, यही बैठ गया स्टूडेंट, अंडाशय को नहीं।
या वास डिफरेंस तो नहीं, वो तो वैसेक्टोमी होता है, गर्भाशय को निकालना हेस्ट्रेक्टोमी होता है, सब पढ़ाया मैंने आपको। क्वेश्चन का आंसर जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक हार्मोन मोचित करने वाली आईयूडीएस है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस दो होती है, एक LNG-20 और एक प्रोजेस्ट्राट। याद करो, मैंने पूरा पढ़ाया आपको। स्टार्ट। तो स्टूडेंट मल्टीलोड 375 नहीं, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस है। LNG-20 या सर्वाइकल कैप तो रोध विधि है, वॉल्ट रोध विधि है, दोनों नहीं होंगे स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकेंड, AIPMT 2014 का क्वेश्चन। डन। सॉल्यूशन देखें अगले का। आपसे IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है? स्टूडेंट IVF में देखना, अंडाणु का फैलोपियन नलिका में नहीं, अंडाणु फैलोपियन नलिका में नहीं जाएगा। युग्मनज का फैलोपियन नलिका, यस, युग्मनज या 8 ब्लास्टोमियर तक। युग्मनज का गर्भाशय में नहीं, युग्मनज का भी गर्भाशय में नहीं। 16 ब्लास्टोमियर वाला फैलोपियन नलिका में नहीं, ये तो बार बार याद हो चुका। युग्मनज से 8 ब्लास्टोमियर तक फैलोपियन, उसके ऊपर तो सब। क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकेंड। डन। यौन संचरित रोग नहीं है, आ गया होगा आराम से। गोनोरिया, सिफिलिस, याद है? सिफिलिस है, एड्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, क्लेमाइडियासिस है, हेपेटाइटिस बी है, याद है ना? एनसेफेलाइटिस ये थोड़ी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फर्स्ट, AIPMT 2015 का। गिफ्ट नाम, अगला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। एक निसंतान दंपत्ति को गिफ्ट नामक तकनीक के जरिए बच्चा प्राप्त किया जा सकता है। गिफ्ट का फुल फॉर्म गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यस स्टूडेंट, अंतः फैलोपियन नलिका में युग्मक का स्थानांतरण, वीर्य सेचन नहीं है। यस, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा थर्ड। डन। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कार्य प्रणाली, ये मैच करना है स्टूडेंट। बहुत जोरदार क्वेश्चन, नीट का 2016 का। इधर विधि दी है, ये रोध विधि निषेचन रोकती है, सही है। अंतः आईयूडीएस शुक्राणु के भक्षण को बढ़ाना, सही है। हार्मोनल विधि शुक्राणु का प्रवेश अंडोत्सर्ग निषेचन, ठीक है। वैसेक्टोमी शुक्राणु के निर्माण को, नो 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 नो, वैसेक्टोमी से शुक्राणु का निर्माण नहीं रुकता, शुक्राणु के परिवहन को रोकती है। असत्य पूछा था, आंसर जाएगा फोर्थ स्टूडेंट, जोरदार। असत्य वैसेक्टोमी से शुक्राणु के निर्माण, तो याद तक का ये वीडियो जोरदार स्टूडेंट। नीट का 2016 का क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है, यहां तक बिल्कुल ओके मानू। अब इसके आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 का एक बार। निषेचन से बने 16 से अधिक ब्लास्टोमेर युक्त भ्रूण स्थानांतरित किया जाता है। 16 से अधिक है, हमने तो 8 बता रखा था। 8 के बाद 16 हो, 32 हो, सब सारे भ्रूण कहाँ? गर्भाशय में, याद है ना? आंसर आराम से टिक हो जाएगा। फिम्बरी में नहीं, ग्रीवा में, सिर्विक्स नहीं, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में। तो गर्भाशय में स्टूडेंट, दिस वन, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा गर्भाशय में। ये रहा आंसर गया थर्ड। ये लीजिए, फैलोपियन नलिका में तो 8 ब्लास्टोमियर तक, मियर तक। श्योर, ये आंसर हो गया थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर मुक्त आईयूडीएस में कॉपर आयन का कार्य क्या है? कॉपर आयन, आंसर बताइए फटाफट। नीट 2017 का क्वेश्चन है, जल्दी आंसर फटाफट। तो स्टूडेंट आंसर ये रहा, कॉपर मुक्त आयोडीएस। याद करिए, कॉपर आयन क्या करता है? शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को संदमित कर देता है। शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करना। एनसीईआरटी की लाइनें पूरी है एज इट इज स्टूडेंट, डन। एनसीईआरटी युग्मक जनन को संदमित करेगा नहीं, गर्भाशय को इम्प्लांटेशन नहीं, कॉपर मुक्त आईयूडीएस गर्भाशय इम्प्लांटेशन से कोई लेना देना नहीं, ये भी नहीं होगा। अंडोत्सर्ग रोकता नहीं, वो तो गर्भ निरोधक गोली का होता है। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट स्टूडेंट, आंसर जाएगा फर्स्ट। कॉपर जो होता है वो गतिशीलता को, शुक्राणु की गतिशीलता को संदमित कर देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नीट 2017 का। अत्यधिक कम शुक्राणु वाले दंपत्ति को किस विधि द्वारा निषेचन के योग्य बनाया जाता है? तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जल्दी से।
कृत्रिम वीर्य सेचन वो विधि होती है जो कि दंपति जिनमें वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम हो या जो स्टूडेंट शुक्राणु को वीर्य को मादा की योनि में स्थानांतरित करने में इंसेमिनेट करने में असमर्थ हो, उनके अंदर ये देखा जाएगा। तो अत्यधिक कम शुक्राणु गणना वाले दंपति को निषेचन योग्य। तो स्टार्ट जाएगा कृत्रिम वीर्य सेचन। या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान स्टूडेंट, युग्म की अंतःकोशी के फैलोपियन स्थानांतरण। तो कृत्रिम वीर्य सेचन ये इसका स्टूडेंट स्टार्ट जाएगा। तो नीट 2017 का एक क्वेश्चन स्टूडेंट, कृत्रिम वीर्य सेचन उसको दिया जाता है कम दंपति का। अगला स्टूडेंट, हार्मोन मोचक अंत गर्भाशय युक्ति का चयन करो। हार्मोन मोचक, जी हाँ स्टूडेंट, IUDs। क्वेश्चन का आंसर लगा फटाफट, लगा लिया। अब सुनो, IUDs तीन प्रकार की होती है। एक होती है स्टूडेंट नॉन मेडिकेटेड IUDs, एक होती है कॉपर आयन मुक्त IUDs, एक होती है हार्मोन मुक्त IUDs। नॉन मेडिकेटेड लीव्स लूप स्टूडेंट, तो लीव्स लूप जो होगा वो नॉन मेडिकेटेड होता है। चलो ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद कॉपर मुक्त होता है मल्टीलॉर्ड 375 स्टूडेंट, मल्टीलॉर्ड 375 और कॉपर टी। और LNG 20 स्टूडेंट हमने पढ़ा था, और प्रोजेस्ट्राट, ये दोनों की दोनों स्टूडेंट बात करूं मैं अगर, प्रोजेस्ट्राट स्टूडेंट ये दोनों की दोनों हार्मोन मुक्त IUDs होते हैं। तो प्रोजेस्ट्राट और LNG 20 यस स्टूडेंट हार्मोन मुक्त पूछा है। लीव स्लोप नहीं, वॉल्स होता ही नहीं है स्टूडेंट। मल्टीलॉर्ड 375 ये कॉपर मुक्त होता है और ये हार्मोन मुक्त हो गया, तो ये भी गलत हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट स्टूडेंट, जिसमें कि प्रोजेस्ट्राट और LNG 20 दिया गया। बोल दो डन, ये तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट नीट 2019 का, देखना निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाया मैंने, आंसर लगा फटाफट, लगा लिया। अब सुनो स्टूडेंट, पूर्ण साध्य कौन सा नहीं होता, पूर्ण उपचार योग्य हमने पढ़े थे तीन रोग, हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनाइटल हर्पिस। याद करो आप। तो स्टूडेंट जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स, क्लेमाइडियसिस नहीं, सुजाक गोनेरोया का नाम था नहीं, लैंगिक मत्स्य जेनाइटल वार्ड से नहीं। तो स्टूडेंट जेनाइटल हर्पिस, जननिक परिसर, ये हो जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर। जेनाइटल हर्पिस स्टूडेंट, जेनाइटल हर्पिस, जी हाँ ये हो जाता है। तो जेनाइटल हर्पिस और एड्स और स्टूडेंट हेपेटाइटिस बी, ये इसका। अगला, निम्न में से किस गर्भ निरोधक तरीके में हार्मोन को भूमिका अदा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ऐसा तरीके जिनमें कि हार्मोन का प्रयोग किया जाएगा, हार्मोन का यूज है। देखिए स्टूडेंट, कॉपर टी में हार्मोन नहीं आएगा, गर्भ निरोधक गोली में आएगा और आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली में आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन कॉपर टी में नहीं आएगा, कॉपर आयन आएगा। इसकी वजह से इस क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत। लगा लिया आपने आंसर। तो अभी तक देखें, गर्भ निरोधक गोली आएगा हार्मोन, आपातकालीन गोली आएगा, रोध विधि नहीं, रोध विधि बेरियर मेथड है, उसमें कोई हार्मोन नहीं आएगा स्टूडेंट। इसकी वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला, स्तनपान यानी लैक्टेशनल इम्यूनिटी, बिल्कुल प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से स्टूडेंट FSH LH नहीं आते। अगला, गोलियां यस, अगला आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां, बिल्कुल या स्टूडेंट। तो ये स्तनपान, गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां, ये तीनों में हार्मोन का यूज है स्टूडेंट। तो ये तीनों इसका आंसर गया बिल्कुल। रोध विधि नहीं, बेरियर मेथड नहीं होता। तो स्टूडेंट ये तीन ऐसे ऑप्शन है जिनमें हार्मोन की वजह से ही गर्भ निरोधक जो है गर्भ धारण नहीं हो पाता है। लैक्टेशन में प्रोलैक्टिन, ये गोलियां और आपातकालीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा थर्ड स्टूडेंट। यह जोरदार क्वेश्चन था, श्योर ध्यान रहेगा। तो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में ये वाला 2019 का क्वेश्चन भी स्टूडेंट, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन, इस साल के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नीट 2020 में 2 क्वेश्चन आए, बहुत जोरदार, जरा देखें, आपको पढ़ाने के बाद हो रहे नहीं हो रहे। निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती है में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन पढ़ो और आंसर लगाओ, बिल्कुल जल्दी से, ये मॉड्यूल में नहीं है। निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती है में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। गिफ्ट एंड जिफ्ट, ICSI एंड जिफ्ट, गिफ्ट एंड ICSI, जिफ्ट एंड IUT।
स्टूडेंट भ्रूण, सॉल्यूशन बता रहा हूं फटाफट इधर ध्यान। भ्रूण को स्थानांतरित करने की बारी आएगी, भ्रूण को स्थानांतरित करने की बारी आ रही है। तो भ्रूण स्थानांतरण, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये लीजिए स्टूडेंट एम्ब्रियो ट्रांसफर। और एम्ब्रियो ट्रांसफर दो प्रकार का होता है, 8 ब्लास्टोमियर तक तो होता है स्टूडेंट जिफ्ट, जी हाँ ये, और 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर तक IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर तो स्टूडेंट नहीं कर सकती है। जो भ्रूण गर्भ, ऐसे में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। तो भ्रूण स्थानांतरण तो जिफ्ट, ये स्टूडेंट गिफ्ट नहीं, ICSI नहीं, ये जिफ्ट एंड IUT। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फोर्थ स्टूडेंट, जिफ्ट एंड IUT। डन। अगला देखें, यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करो। कौन कौन से यौन संचरित रोग है? तो यौन संचरित रोग, आंसर लगाओ फटाफट देखकर। 2020 का क्वेश्चन है, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है तुमसे। स्टार्ट। यौन संचरित रोग स्टूडेंट, दोबारा सुनना, यौन संचरित रोग, गोनोरिया, सुजाक जिसे कहते हैं, सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी, यकृतशोथ बी, उसके बाद स्टूडेंट जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वॉट्स, क्लेमाइडियसिस, ट्राइकोमोनियसिस, ये सब हैं। आओ स्टार्ट करें। सुजाक, यस। मलेरिया नहीं, मलेरिया नहीं, आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं। एड्स, बिल्कुल मलेरिया नहीं, गलत हो गया। फिलेरिया भी नहीं। कैंसर नहीं, कैंसर नहीं होता कभी भी रोग संचरित रोग। सुजाक, सिफिलिस, जनिक परिसर, यस, ये तीनों मिल गए स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर आसानी से लग जाएगा फोर्थ। ये लीजिए स्टूडेंट, तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर हुआ स्टूडेंट कंप्लीट, जिसका पूरा सॉल्यूशन पढ़ा दिया है ना, और साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करा दिए। ठीक है, 2 चैप्टर रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन वाला, और ये तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर 12th NCERT का कंप्लीट कर दिया। ओके स्टूडेंट।